हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और मैं मुकुल खरबंदा आज आपके साथ इकोनॉमिक सर्वे का 8th चैप्टर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि इस साल हुई हैं उनको रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। और यही इस चैप्टर का नाम है, रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम पे ध्यान देते हैं, जीडीपी पे, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या चेंजेस आए हैं, क्या इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है, वो सब चीज़ें। तो द इंडियन इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू रजिस्टर अ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 7.1% इन 2016-17। 7.1% इंडिया की ग्रोथ रेट 2016 से 17 में होने का अनुमान है। पर इसको हम अब एक बार कंपैरिजन करके देखते हैं दुनिया में क्या सब हो रहा है। यूके का रिसेंटली बजट पेश किया गया था, तो वहाँ पर 2% ग्रोथ रेट का अनुमान था। इतना ही लगभग यूएस में रहता है। चाइना में 6.7% ग्रोथ रेट अचीव की गई पिछले साल। दुनिया भर में ऑन एन एवरेज 3.1% की ग्रोथ रेट होने का अनुमान है। ये सब के मुकाबले इंडिया का 7.1% काफ़ी ज़्यादा है। अब इसको सेक्टोरली देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में जीडीपी की क्या परफॉर्मेंस है। तो एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग यानी कि प्राइमरी सेक्टर में आप देख सकते हो साल 2016 से 17 में 4.1% ग्रोथ रेट अचीव होने का एस्टीमेट है। और ये पिछले 2 सालों के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा है। साल 2015 में नेगेटिव ग्रोथ रेट था -0.2 और 15-16 में 1.2 था, जो कि 4 से काफ़ी नीचे था। और ये ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में ज़्यादा होने की मेन वजह क्लाइमेट से है। मॉनसून इस बार अच्छा था, पिछली 2 बार मॉनसून अच्छा नहीं रहा है, वेदर कंड्यूसिव नहीं था एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए भी ग्रोथ रेट कम था। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप देख सकते हो ग्रोथ रेट मॉडेस्ट है, ठीक है 5.2%। पर इसी में ही माइनिंग एंड क्वायरिंग सेक्टर में -1.8%, ये काफ़ी कम है और इनफैक्ट डिक्लाइन हुआ है, नेगेटिव है ये। और इसकी मेन वजह ऑयल और नेचुरल गैस से है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम दुनिया भर में कम हुए तो इंडिया में भी प्रोडक्शन कम किया गया। सर्विसेज में आप देख सकते हो 8.8% की ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के मुकाबले। और तभी ऐसा कहा जाता है कि सर्विसेज सेक्टर इज स्लोली बिकमिंग द ड्राइवर ऑफ इंडियन ग्रोथ। धीरे धीरे ये सेक्टर मेन ड्राइव करता है। इसमें ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब इसके आगे नेशनल इनकम का एक और एस्पेक्ट देखते हैं, GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज करिए आप कोई बिजनेस करते हैं, आपकी कोई फैक्ट्री है, तो आपको एक हिस्सा अपनी कमाई में से फिक्स्ड कैपिटल के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर बचा के रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में जब भी कुछ ख़राब हो तो आप इन्वेस्ट करके अपनी इनकम कंटिन्यूसली निकाल सके। ऐसा ही देश के साथ भी होता है। देश की इनकम का एक हिस्सा, जीडीपी का एक हिस्सा कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, और ये लगभग 40% होना चाहिए। इसका मतलब नेशनल इनकम का 40% हिस्सा कैपिटल फॉर्मेशन में जाना चाहिए। पर आप देख सकते हो रिसेंट ईयर्स में साल 2011-12 के बाद से ये डिक्लाइन पे, कम होता जा रहा है कैपिटल फॉर्मेशन रेट, और ये एक डिप्रेसिंग ट्रेंड है। इसको रिवर्स करने की ज़रूरत है। पिछले साल तो 26.6%, इस साल 2016-17 में लगभग 26% था। आप ग्राफ से भी देख सकते हो 26% है, और इसको बढ़ा के 40% तक पहुंचाना काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा, जो कि देश को और सरकार को करना जरूरी है। अब नेशनल इनकम का ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि उसके कंपोनेंट्स में क्या चेंजेस आए हैं। गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या बढ़ा है, घटा है, प्राइवेट कंपनीज का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या इंडिविजुअल्स का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा घटा, इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में क्या चेंजेस आए, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन सब में क्या बढ़ोतरी या कमी आई है। पहले देखिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर साल 2016-17 में 23.8% से बढ़ा है। पिछले सालों के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा है, और इसकी मेन वजह है कि जब जब इंडिया में या दुनिया में जब जब इकोनॉमी थोड़ा सा डाउन टर्न शो करेगी, गिरावट में आने लगेगी, सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी, ताकि जीडीपी को रिवाइव किया जा सके। वो रोड बिल्डिंग करने की कोशिश करेगी, किसानों से ज़्यादा प्रोक्योर करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा सैलरीज देने की कोशिश करेगी, या फिर ज़्यादा मनरेगा में खर्चा करेगी। इन सब चीज़ों से सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी।
प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में लगभग कांस्टेंट है, कभी 5-6%, 7%, इस साल 6.5%, और इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाने की ज़रूरत है। कंपनीज एक्सपेंडिचर कम कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम कर रही हैं, और ये काफ़ी डिस्ट्रेसिंग हो सकता है इकोनॉमी के लिए। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट तो डिक्लाइन कर रहा है, और ये भी मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी लगभग 40% होना चाहिए, और इंडिया के लिए सिर्फ 26% है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव है, इसका मतलब धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में कम होता जा रहा है, और इसको जल्दी से जल्दी ऊपर अपस्विंग ट्रेंड की ओर लेके जाना जरूरी है। एक्सपोर्ट्स में आप देख सकते हो ग्रोथ तो हुई पर 2.2% से हुई, जो कि काफ़ी कम है। इससे पहले कुछ साल पहले 6% से थी, फिर 7% से थी, इस बार सिर्फ 2% से है। पिछले साल तो नेगेटिव थी, उससे हम रिवाइव करके पॉजिटिव में तो आ गए हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने तो शुरू हो गए हैं, पर अभी इसे और बढ़ाना जरूरी है। इंपोर्ट्स में तो गिरावट आई है, अच्छी बात है, पर इसकी मेन वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट से हम सस्ते दामों पर तेल इंपोर्ट कर पा रहे हैं, और इस वजह से हमारा इंपोर्ट बिल कम हो गया है। अब नेशनल इनकम के बाद फिस्कल डेवलपमेंट्स पे या फिस्कल डेफिसिट पे अपना ध्यान देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हिस्सा लोन्स के जरिए एक्सपेंडिचर का फाइनेंस करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हो 2013 से 14 के बाद से ये फिस्कल डेफिसिट डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। पहले 4.5%, फिर 4.1%, फिर 3.9%, फिर 3.1%। 2016-17 यानी कि करंट ईयर के बजटरी एस्टिमेट्स, क्योंकि करंट ईयर अभी पूरा नहीं हुआ, अप्रैल स्टार्ट नहीं हुआ है, और इसी वजह से ये अभी बजटरी एस्टिमेट्स हैं, पिछले साल के बजट के एस्टिमेट्स हैं। और रिसेंटली अगर आपने बजट की न्यूज़ सुनी हो या बजट स्पीच सुनी हो तो उसमें कहा गया था कि 3.2% फिस्कल डेफिसिट होगा 2017-18 के बजटरी एस्टीमेट्स के हिसाब से। तो एस्टीमेट्स हैं, जब साल पूरा हो जाएगा तो एक्चुअल फिगर्स आ जाएंगी। ये तीनों फिगर एक्चुअल फिगर्स हैं, क्योंकि ये साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए एक बात बताना चाहूँगा कि रिसेंटली यूके में भी बजट पेश किया गया था। वहाँ के मिनिस्टर फिलिप हैमंड साहब ने पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि वहाँ का बजट लगभग 2% ऑफ जीडीपी होने की उम्मीद है। क्योंकि हर एक बजट की दो साइड्स होती हैं, पहला रेवेन्यू साइड और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। और रेवेन्यू साइड में मेन जो कमाई होती है सरकार की वो टैक्सेस से होती है, टैक्स रेवेन्यू। और इस स्लाइड में हम टैक्सेस के बारे में देखेंगे, इसके बाद एक्सपेंडिचर के बारे में ऑब्जर्व करेंगे कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द होल टैक्स कलेक्शंस स्पेशली यूनियन एक्साइज ड्यूटीज एंड सर्विस टैक्स हैव बीन बॉइंट इन द करंट ईयर टिल नवंबर 2016। आप देख सकते हो तीन चीज़ें मैंने हाईलाइट की, एक एक्साइज ड्यूटी, एक सर्विस टैक्स और एक बॉयंसी। ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगाई जाती है, और जब जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है इसका मतलब ये है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ठीक हो रही है, और इसीलिए सरकार की एक्साइज ड्यूटी से कमाई हो रही है। ये इसको मेक इन इंडिया की शुरुआती सक्सेस भी कहा जा सकता है कि अभी थोड़ा बहुत सक्सेसफुल होना स्टार्ट हुआ है। सर्विस टैक्स में तो बॉयंसी इसलिए, सर्विस टैक्स इंक्रीज इसलिए कर रहा है क्योंकि सर्विस सेक्टर ही पूरे देश की इकोनॉमी का धीरे धीरे ड्राइवर बनता जा रहा है और जीडीपी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर बनता जा रहा है, और इसलिए सरकार को सर्विस टैक्सेस से ज़्यादा कमाई हो रही है। ऐसा दुनिया के लगभग सभी देशों में हुआ है कि धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी या सर्विसेज सेक्टर में ज़्यादा सेक्टोरल शिफ्ट्स हुए हों। और तीसरा वर्ड जो मैं आपको समझाना चाहूँगा वो है बॉयंसी, टैक्स बॉयंसी। टैक्स बॉयंसी का मतलब है फिजिक्स वाली बॉयंसी से, और वहाँ पे फिजिक्स में बॉयंसी का मतलब होता है कोई चीज़ में उछाल आना, और टैक्स बॉयंसी का मतलब इकोनॉमिक्स में है टैक्सेस में इंक्रीज होना जीडीपी के कंपैरिजन में। तो डेल्टा का मतलब यहाँ पे है कि क्या चेंजेस आए, टैक्सेस में कितना इंक्रीज हुआ है अपॉन में जीडीपी में कितना इंक्रीज हुआ है, और ये फिगर इंडिया के लिए लगभग 1.5 है। यानी कि जीडीपी में जितनी बढ़ोतरी होती है, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगती हैं, ज़्यादा खेती होती है, ज़्यादा सर्विसेज होती है, उससे जो सरकार की टैक्स की कमाई है वो 1.5 गुना होती है, और इसको भी और बढ़ाए जाने की ज़रूरत है ताकि सरकार की टैक्स रेवेन्यू बढ़ सके। अब बजट की दूसरी साइड एक्सपेंडिचर साइड, यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीज़ों की वजह से सरकार का एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हुआ है। पहला 7th पे कमीशन और दूसरा फूड सब्सिडीज़। 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशंस की वजह से सरकार को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरीज देनी पड़ रही हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा सरकार पे एक्सपेंडिचर बर्डन हुआ है। और दूसरी बात फूड सब्सिडीज़, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि सरकार हर साल किसानों के लिए अनाउंस करती है ताकि वो अपने फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट को बेचें, उनको नुकसान ना हो अगर मार्केट में मंदी है तो, और सरकार उनको प्रोक्योर करके PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत फेयर प्राइस शॉप्स या राशन शॉप्स आसान भाषा में, इनके थ्रू बेच सके अलग अलग तरह के कैटेगरी के लोगों को। फॉर एग्जांपल BPL, अन्नपूर्णा अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, इन सब अलग अलग स्कीम्स में सरकार अलग अलग अमाउंट ऑफ फूड प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी वो थी लगभग साल 2015-16 के लिए या 2016-17 के लिए। अब देखते हैं देश में 17-18 में क्या आउटलुक है। इकोनॉमिक सर्वे किस और पॉइंट करता है, देश में क्या सब इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले MSP के बारे में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप देख सकते हो पैडी में, वीट में, तुर की दाल में, ग्राम में, ग्राउंडनट, मस्टर्ड सभी में इंक्रीज़ हुआ है, पर जो मेन इंक्रीज़ हुआ है वो ग्राम में और तूर की दाल में हुआ है और मस्टर्ड में। फिलहाल इन दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि पिछले साल दालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई थी, महंगाई हुई थी और सरकार को काफ़ी दिक्कतें आई थी, न्यूज़ में भी ये काफ़ी आया था। इसीलिए आगे के लिए प्रोविज़न करने के लिए, ताकि आगे ऐसा ना हो, सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योर कर लेना चाहती है, ज़्यादा MSP अनाउंस करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ताकि ज़्यादा किसान अपनी दालें सरकार को दें, सरकार के स्टॉक्स में आएँ, और अगर फ्यूचर में कभी इन्फ्लेशन हो पल्सेस की वजह से तो सरकार अपने स्टॉक्स रिलीज करके इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। अब देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ के बारे में, कि किस सेक्टर में ज़्यादा बैंक्स लोन दे रहे हैं, कहाँ पे लोन्स कम हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें। एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोन्स कम हो रहे हैं, क्रेडिट ग्रोथ रेट काफ़ी डिक्लाइन किया, 1% से भी कम हो गया और कुछ पीरियड के लिए तो नेगेटिव तक चला गया है। इसको क्रेडिट ग्रोथ जो कि इंडस्ट्रीज़ को दिया जा रहा है, इसको जल्दी से जल्दी रिवाइव किया जाना ज़रूरी है। अगर रिवाइव ना किया गया तो ये काफ़ी डिप्रेसिंग और डिस्ट्रेसिंग होगा देश की इकनॉमी के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर एक मेजर एम्प्लॉयर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं और उसको जल्दी से जल्दी अपस्विंग ट्रेंड में दिखाने की ज़रूरत है। एक और चीज़ आप ध्यान से देखिए, ब्लू कलर में सर्विसेज सेक्टर को जो क्रेडिट दिया गया ये अपस्विंग पे है, बढ़ रहा है। पर्सनल लोन्स जो कि डार्क ब्लू कलर में है, आप इनको देख सकते हो, पर्सनल लोन्स बढ़ रहे हैं। आपने आसपास भी देखा होगा, आपने काफ़ी ज़्यादा लोग पर्सनल लोन्स लेते हैं क्योंकि इनकी सहूलियत काफ़ी होती है। ये हिंज्ड नहीं होते कि आपको एक ही तरीके से इनको खर्चना है, आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए, शादी के लिए, कोई और सेलिब्रेशन के लिए, फंक्शन के लिए खर्च कर सकते हो। कार लोन तो आपको कार के लिए खर्च करना पड़ेगा, होम लोन आपको होम लोन के लिए खर्च करना पड़ेगा, पर ये पर्सनल लोन काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। अब ग्रीन कलर में देखो, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को जो क्रेडिट दिया गया वो लगभग कांस्टेंट है, मॉडेस्टली बीच बीच में इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज या चेंजेस इसमें नहीं है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं। द 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिव इंडस्ट्रीज, 8 कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये 8 नाम जरूर याद रखना। इस पे कई क्वेश्चंस आए हैं, 1-2 साल पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन इस पे पूछा गया था। तो 8 सेक्टर हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 सेक्टर के नाम जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका IIP में 38% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। IIP का मतलब पहले मैं आपको बताता हूँ, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक इंडेक्स है जो कि ये मेजर करने की कोशिश करता है देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ क्या हुई है। 2004 से 5 को बेस ईयर मानते हुए और तब का IIP 100 मानते हुए ये आगे मेजर करता है कि कैसे कैसे साल 2004-5 के मुकाबले ग्रोथ हो रही है। इसमें लगभग 682 आइटम्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरीज से हैं। उसमें माइनिंग के प्रोडक्ट्स भी हैं,
इसमें मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स भी हैं, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या ग्रोथ रेट हुई है उसको भी मेजर करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के, माइनिंग के कुछ प्रोडक्ट्स मिला के, मैन्युफैक्चरिंग के कुछ प्रोडक्ट्स मिला के, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या चेंजेस आए हैं जनरेशन में, पावर जनरेशन में, उन सबको मिला के ये नापने की कोशिश की जाती है कि देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा है। तो अब इसकी देखते हैं परफॉर्मेंस 4.9% से लगभग ग्रो कर रहा है अप्रैल से नवंबर मंथ तक के बीच में। नेक्स्ट, सर्विसेज सेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था सर्विसेज सेक्टर काफ़ी बड़ा ड्राइवर है इंडियन इकोनॉमी का, जीडीपी ग्रोथ रेट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट में भी अब धीरे धीरे कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है। गुड़गांव, नोएडा, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर की कंपनीज़ हैं, खास करके सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की कंपनीज ज़्यादा हैं, और ये सभी कंपनीज बाहर अपने सॉफ्टवेयर या आईटी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो द शेयर ऑफ इंडियाज़ कमर्शियल सर्विसेज टू ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स इंक्रीज टू 3.3%। दुनिया में जो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है उसमें पहले इंडिया का कंट्रीब्यूशन था 3.1% और अब थोड़ा सा बढ़ के 3.3 हो गया है। और ये बताता है कि इंडिया के पास सर्विसेज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसे कैश इन करना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा पोटेंशियल का, ताकि हम और ज़्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट कर सकें। अब देखते हैं एम्प्लॉयमेंट में क्या चेंजेस आए हैं, किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट अच्छा हो रहा है, किस में नहीं हो रहा, और ओवरऑल जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो रही है नहीं हो रही, वो सब चीज़ें। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। एक आईटी या बीपीओ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मेटल्स में या टेक्सटाइल्स में। इसमें 2 चीज़ों पे कंसंट्रेट करिए, एक तो टेक्सटाइल्स में और एक आईटी सेक्टर में। यहाँ पे आप देख सकते हो एक साल में लगभग 76,000 जॉब्स जनरेट हुई हैं, और ये इस बात को भी प्रमाणित करता है कि जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, सर्विसेज सेक्टर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी उसमें काफ़ी पॉजिटिव है, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं। और दूसरी बात टेक्सटाइल में तो आप देख सकते हो लगभग 72,000 जॉब्स जनरेट की गई हैं। टेक्सटाइल सेक्टर और लेदर सेक्टर, ये दोनों सेक्टर्स याद रखिए, इन पे डिटेल में मैंने एक दो वीडियोस पहले एक वीडियो सबमिट की थी, उसमें आप देख सकते हो टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, यानी कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सेम अमाउंट ऑफ इनकम के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग एम्प्लॉय किए जाते हैं। कुछ सेक्टर जिनमें कि ग्रोथ रेट नेगेटिव है वो है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, इसमें हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कम लोग एम्प्लॉय किए गए हैं। अब एक और इस फिगर पे ध्यान दीजिए, न्यू जॉब्स क्रिएटेड इन लैक्स पर ईयर। ये इकोनॉमिक सर्वे से मैंने इमेज नहीं ली, ये इमेज मैंने लिया क्वार्टरली रिपोर्ट ऑन चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से। और आप देख सकते हो ओवरऑल जॉब्स जो जनरेट की जाती हैं वो हर साल कम होती जा रही हैं। 2010 में लगभग 10 लाख जॉब हर साल क्रिएट की गई थी, उसके बाद से ये कम होने लगी, और इस बार तो लगभग सिर्फ 1 या 1.5 लाख जॉब्स ही क्रिएट की गई हैं, और वो काफ़ी कम है। हमने स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया, जिसके तहत हम काफ़ी लोगों को स्किल करेंगे, और उसके साथ साथ हमें नई जॉब्स भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, वरना स्किल्ड लोग भी अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ढंग से नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, काफ़ी अहम हिस्सा एजुकेशन, और इस चैप्टर में सर्व शिक्षा अभियान जो कि एक स्कीम है उसके टीचर एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करने की कोशिश की गई है कि टीचर्स को सैलरीज तो बाकायदा पूरी दी जाती है पर वो स्कूल में आते नहीं है, एब्सेंट रहते हैं, उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो पहली बात, बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफ ऑल टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनकी आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड हो और बायोमेट्रिकली रिकॉर्ड हो, ताकि वो सिस्टम को डिफाई ना कर सके, मन मर्जी से आ या जा ना सके और बच्चों का नुकसान ना हो। दूसरी बात, बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुड बी इन पब्लिक डोमेन एंड ओपन फॉर मॉनिटरिंग बाय लोकल कम्युनिटीज एंड पेरेंट्स। ये पेरेंट्स को और वहाँ के लोगों को पता हो कि कौन सा टीचर कब आ रहा है और कब जा रहा है, ताकि वो कंप्लेन कर सकें सूटेबल अथॉरिटीज़ को।
तीसरी बात, दिस शुड बी बैक्ड बाय एडिक्वेट टीचिंग एड्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वीडियोस के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू या जिस भी तरीके से बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन इम्पार्ट की जा सके वो की जानी चाहिए। जैसा हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा ही गवर्नमेंट को भी करना चाहिए ताकि इन टीचिंग एड्स की, टेक्नोलॉजी की कवरेज 100% हो सके, हर बच्चा इनका फ़ायदा उठा सके। चौथी बात, एन इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स मस्ट बी डन पीरियोडिकली। सिर्फ ये ना हो कि पढ़ाया ही जा रहा है, उसको एनालाइज भी करने की कोशिश की जाए कि कितना बच्चे ग्रैस्प कर रहे हैं, कितना समझ रहे हैं और कितना उसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पहले की तरह जाने से पहले कुछ कोट्स जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड है। पहला, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट कैन बी यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला साहब ने कहा था, साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, नॉन वाइट प्रेसिडेंट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कोट है, शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिससे आप दुनिया के लगभग हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो इलिटरेसी हो, वो हंगर हो, वो माल न्यूट्रिशन हो, वो टेररिज्म हो या कोई और दिक्कत हो। दूसरा कोट, ज्ञानम परमम ध्येयम, नॉलेज ही मेन मकसद होना चाहिए। इसी अटेनमेंट ऑफ नॉलेज से आप काफ़ी कुछ अपनी तरक्की भी कर सकते हैं और दुनिया की तरक्की में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं।